नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। इस वक्त की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी हर अपडेट के साथ दिल्ली से दीपाली नंदा और मुंबई से विवेक गुप्ता हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक के पास चलते हैं। विवेक, फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई मुंबई और इसके आसपास के जिलों में। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज। देखिए, फिर से लॉकडाउन जो लगाने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि पिछले जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तो उस समय महाराष्ट्र का जो एपिक सेंटर बना हुआ था वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़, ये दो जगह थी जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले आ रहे थे। तो किसी तरीके से प्रशासन ने वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश भी की और कामयाब भी हुए। लेकिन पिछले 5 दिन से देखा जा रहा था कि वो कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में लगातार बढ़ते आ रहे हैं, जिसके बाद खुद महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 13 जुलाई से 23 जुलाई तक पुणे और पिंपरी चिंचवड़ पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है और कोई भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, चाहे प्राइवेट हो या फिर कोई कैब हो, वो पूरी तरह से नहीं चलेगी। संचार बंदी, यानी पूरी तरह से कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। जैसे लॉकडाउन 1 में जो हालात थे वैसे हालात पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ थाने में जो लॉकडाउन चल रहा था 2 तारीख से, उससे भी अब आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि 12 तारीख से 19 जुलाई तक थाने भी पूरी तरह से लॉकडाउन बंद रहेगा। हालांकि थाने में थोड़ी सी राहत भरी बात ये रहेगी, जो लोग थाने में रहते हैं वो सुबह 8 से 11 के बीच में सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकल सकते हैं। दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे और 11 बजे के बाद सब्जी की दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। वहां पर भी कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चलेगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विस और मेडिकल इमरजेंसी के तहत ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं। एक और अपडेट मनोज अभी सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी अब 12 जुलाई से 20 जुलाई तक नांदेड़ को भी पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला ले लिया गया है, क्योंकि वहां पर भी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते आ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ आज के दिन 4 बड़े जिलों में महाराष्ट्र में लॉकडाउन की जो स्टेप है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो पूरी तरह से ले दिए गए हैं। और आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो भी लॉकडाउन 1 की जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जो कोविड फॉर्म से, उसी रूल्स को फॉलो किया जाएगा अब। यानी जो 4 जिले में जो लॉकडाउन है वहां पर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 2,90,000 मामले हो चुके हैं और 9,500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो 85,000 से ज़्यादा मामले कोरोना वायरस के मरीज सिर्फ मुंबई में हैं और मुंबई में जो मौत का आंकड़ा है वो 5,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि मुंबई से जो स्लम से वहां पर रात भरी खबरें आ रही थी कि धारावी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अब धारावी से जो नंबर्स हैं वो भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। पहले परसों जो नंबर आया गया तो सिर्फ 1 मामला धारावी में आया था, लेकिन अब धारावी से जो कल के आंकड़े आए, 24 घंटे के आंकड़े आए, उसमें 12 नए मामले कोरोना वायरस के मामले सामने आते जा रहे हैं। यही इलाका मुंबई के वेस्टर्न सबब का भी है। सेंट्रल रीजन में भी जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और जो बीएमसी, उन्होंने दावा किया कि मुंबई को किसी हद तक वो कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन दूसरे जिले जो जहां पर लॉकडाउन किया गया है उसे फिर से बढ़ा दिया गया है। यानी कंप्लीट लॉकडाउन फिर से लोगों के सामने आ चुका है। अब लोगों को फिर से वही जो लॉकडाउन 1 में दिक्कतें आई थी वही दिक्कतें फिर से उन्हें सामना करनी पड़ेगी। जी, तो फिर से एक बार लॉकडाउन समझने वाली बात यह है कि ये वायरस जो है वो धीरज की भी प्रतीक्षा ले रहा है। लोग लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं और फिर जब वायरस बढ़ रहा है तो लॉकडाउन लग रहा है। ये पूरे देश के लिए भी एक संदेश है। महाराष्ट्र चूंकि सबसे ज़्यादा केसेस के साथ है तो ये एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। बहरहाल दीपाली नंदा हमसे जुड़ी हुई हैं। दिल्ली और देश का अपडेट दीपाली से लेते हैं। बताएं दीपाली। देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें मनोज जी, तो अब तक के सबसे ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आए हैं, जो कि 26,000 से भी ज्यादा है। हम देख रहे हैं पिछले 8 से 10 दिन की बात करें तो लगातार 20 से 22,000 के बीच में नंबर दिखाई दे रहा था, लेकिन आज सारे रिकॉर्ड टूट गए और 26,000 से ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही सामने आए हैं। कुल संख्या की बात करें तो अब ये संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई है। काफी तेजी से कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक इस वायरस से करीब 21,500 लोगों की मौत देश भर में हो चुकी है। राहत की खबर यह है कि अगर हम पूरे देश का असेसमेंट करें तो 5 लाख से ज्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो इनकी संख्या करीब 2.5 लाख है। जिस तरह से विवेक बता रहे थे कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, कल देर रात उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये फैसला
लिया है कि अगले 3 दिन तक राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा। सिर्फ मेडिकल सर्विसेज, हॉस्पिटल, केमिस्ट की दुकानें ही खुलेंगी। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी आवागमन पर हर तरह से रोक लगाई गई है। अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,07,000 के पास चली गई है। यहां पर भी थोड़ी राहत इस बात को लेकर है कि जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। सिर्फ 5,000 ही मरीज है जिनका इलाज दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। 23,000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटीन करके ही उनका इलाज किया जा रहा है और वही 83,000 से ज्यादा लोग हैं जो पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में स्वस्थ हो चुके हैं। एक और अपडेट राजधानी दिल्ली से मैं आपको देना चाहूंगी कि अब तक हम देख रहे थे कि कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था कि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे कोई भी टेस्ट नहीं करा सकता था दिल्ली वाला। लेकिन अब दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है। इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी को भी महसूस हो रहा है या फिर कोरोना जैसे सिम्टम्स वो महसूस कर रहे हैं तो वो सीधा सरकारी डिस्पेंसरी या फिर जो पॉलिटेक्निक्स है जहां पर व्यवस्था की गई है वहां पर जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो थोड़ी राहत, थोड़ी नियंत्रण में स्थिति राजधानी दिल्ली में जरूर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहत की बात ये भी है कि दिल्ली में सिर्फ 5,000 लोगों को अस्पताल में रखने की ज़रूरत पड़ रही है। 27,000 लोग जो है उनको घर में ही इलाज दिया जा सक रहा है। बहरहाल दिल्ली में अनलॉक के बाद कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले ज़रूर हैं, लेकिन उनके लिए कारोबार चालू रखना मुश्किल होता जा रहा है। एक के बाद एक कई बड़े रेस्टोरेंट पर ताला लग गया है। देखिए संवाददाता रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। दिल्ली खान मार्केट का मशहूर फुल सर्किल बुक स्टोर और टर्टल कैफे अब यहां से हमेशा के लिए बंद हो गया है। ठीक सामने चैटर हाउस पर भी ताला लग गया है। खान मार्केट का कैफे कॉफी डे भी बंद है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि कोरोना की वजह से इतना ज्यादा किराया देना अब संभव नहीं है। यही हाल कनॉट प्लेस और दिल्ली के बाकी बड़े बाजारों के रेस्टोरेंट्स का भी है। हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लिकर सर्व नहीं कर सकते हैं, आपको 9 बजे 10 बजे बंद कर देना है। 10 बजे बंद करने का मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री जनरली शुरू ही 8-9 बजे होती है, रात को लोग डिनर पे आते हैं, मेन बिजनेस ही रात का है, तो उसके कारण कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है। अब लैंडलॉर्ड्स कह रहे हैं कि रेंट तो खोलो तो गवर्नमेंट अगर हमारे को पूरा टाइम दे, जो हमारा 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक टाइम है, और गवर्नमेंट हमारे को पूरी सर्विस अलाउ करे तो हम बिजनेस खोलें, और बिजनेस खोलें, हमारा बिजनेस शुरू हो, हम उनको रेंट दें। अधिकतर रेस्टोरेंट ओनर किराए पर प्रॉपर्टी लेते हैं। बड़े बाजारों में किराया कई लाख रुपए हर महीने तक चला जाता है, लेकिन कारोबार ठप होने से रेस्टोरेंट्स या तो खुल नहीं पा रहे हैं या उन पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। दिल्ली के बड़े मार्केट जैसे खान मार्केट और सीपी में एक के बाद एक कई आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स बंद होते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उनके लिए इतना ज़्यादा किराया देना संभव नहीं है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी दलील ये है कि वे पहले ही काफ़ी ज़्यादा रियायत दे चुके हैं और अब इससे ज़्यादा रियायत देना उनके लिए भी संभव नहीं होगा। कोरोना की मार के बाद लैंडलॉर्ड की तरफ से रियायत नहीं मिलने से रेस्टोरेंट मालिकों की मुश्किल और बढ़ गई है। ऐसे में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के जानकारों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ महीनों में दिल्ली के 30% से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। और अब रुख करते हैं आज की एक बड़ी खबर का। पिछले शुक्रवार की रात कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले गैंग का सरगना विकास दुबे आज सुबह कानपुर में ही एनकाउंटर का शिकार हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उसको उत्तर प्रदेश के शिवली लाया जा रहा था। सुबह कानपुर के पास एसटीएफ की वो गाड़ी पलट गई जिसमें विकास को लाया जा रहा था। विकास ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोलियां लग गई और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मुख्य अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस अभियोग में
टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। एक सप्ताह से देश भर में सुर्खियां बटोर रहा गैंगस्टर विकास और उसके एनकाउंटर के बाद भी विवाद थम नहीं रहा है। कल तक मिलीभगत के साथ विकास की स्टेज मैनेज गिरफ्तारी के आरोप लग रहे थे, वहीं अब फर्जी एनकाउंटर का सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने एक शेर को ट्वीट कर व्यंग किया है कि विकास की मौत से कई सवालों को खत्म कर दिया गया है। वहीं कपिल सिब्बल ने इसे सबूत मिटाने की साजिश बताया है। बीएसपी चीफ मायावती ने इस एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच करवाने की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है कि कार तो पलट गई, लेकिन कार पलटने से सरकार बच गई। बीजेपी नेता उमा भारती ने विकास को राक्षस बताते हुए उसकी मौत पर खुशी जाहिर की है, लेकिन गिरफ्तारी में देरी पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के द्वारा इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपराधी की परवरिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सच भी सामने आना चाहिए। विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुलेआम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेज से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाने के बाद सरकार अब 20 और ऐप की डाटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। जिन कंपनियों के सर्वर चीन में हैं उन पर रोक लग सकती है। साथ ही आईटी मंत्रालय कई वेबसाइट्स पर भी रोक लगाने के निर्देश दे सकता है। पूरी खबर लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, आखिर किस आधार पर बैन लगाएगी सरकार और इसमें कौन से ऐप्स शामिल हैं? देखिए, हाल में ही सरकार ने चीन के 60 के करीब ऐप्स के ऊपर रोक जो है वो लगा दी है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस बैन के दायरे में कुछ और ऐप जो है आ सकते हैं। सरकार 20 के करीब ऐप्स की समीक्षा जो है वो कर रही है। इनकी डाटा शेयरिंग पॉलिसी, इनकी डाटा स्टोरेज पॉलिसी की समीक्षा जो है वो की जा रही है। एक बार ये रिव्यू जो है वो खत्म हो जाएगा तो सरकार इनके ऊपर बैन के लगाने के आदेश जो है वो जारी कर सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि एंटी इंडिया एजेंडा जो है वो चला रही है, तो सरकार इनके ऊपर रोक जो है वो भी लगा सकती है। हाल में ही जो सरकार ने बैन लगाया है, इसकी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने काफ़ी इस कदम की काफ़ी सराहना जो है वो भी की है। बाकी देश भी अपने यहाँ पर इन ऐप्स के ऊपर बैन लगाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। जो इंडियन आर्मी है उसने भी अपने यहाँ अपने जवानों को निर्देश दिए हैं कि आप वो 90 के करीब ऐप जो है उनका इस्तेमाल जो है वो ना करें। ये ऐप जो है देश की सुरक्षा के लिए खतरा जो है हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज जो है सरकार की तरफ से साफ है, जो भी देश की सुरक्षा के साथ जो भी ऐप जो है खिलवाड़ करेगा या जिससे भी खतरा साबित होगा उसके ऊपर सरकार जो है वो रोक लगा देगी। तो इन 20 ऐप्स की समीक्षा जो है वो की जा रही है और जल्दी इनके ऊपर रोक लगाने के आदेश जो है वो जारी हो सकते हैं। शुक्रिया असीम। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू हो चुका है। क्या है खूबियां, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते का आज आखिरी सेशन था बाजार में और आज मुनाफा वसूली ने दबाव बनाया। आज के सेशन में बैंक शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी में 500 अंकों का नुकसान हुआ, वहीं निफ्टी फिसलकर 10,770 के करीब बंद हुआ। आज फार्मा और एफएमसीजी शेयरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया। आज भले ही बाजार में गिरावट रही, लेकिन इस हफ्ते निफ्टी तकरीबन 1.5% मजबूत हुआ है। आज के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा और भारतीय एयरटेल में सबसे ज़्यादा मजबूती रही। वहीं एक्सिस बैंक, गेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में गिरावट रही।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में बने मेगा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। 750 मेगावाट के इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े सोलर एनर्जी का माध्यम करार देते हुए कहा कि सोलर एनर्जी श्योर, प्योर और सिक्योर है। हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है या आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल चार्जिंग के लिए आपको घंटों इंतजार करने की अब जरूरत नहीं रहेगी। पेट्रोल पंप पर अब चार्ज करवाने की जगह बैटरी बदलने की व्यवस्था होगी। देखिए प्रकाश प्रियदर्शी की रिपोर्ट। और बैटरी स्विपिंग की सुविधा से पेट्रोल पंप मालिकों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि कस्टमर इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। उनका क्या रुख है, आइए सुनते हैं। कस्टमर को अपना यही है कि भाई डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जैसे लेते हैं टाइम विद इन 5 to 6 मिनट में, वो इतना ही बैटरी का चेंज करने में जो स्वैपिंग होगी उसमें लगेगा और कस्टमर को आसानी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग में आएंगे। कोरोना काल में लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, गिलोय, नीम और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। भारत ही नहीं विदेशों में भी इनकी खूब मांग है। ऐसे में पतंजलि और दूसरे ऑर्गेनिक स्टोर से भी नीम, गिलोय, अश्वगंधा से बनी टैबलेट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना ने सेहत की चिंता बढ़ाई तो लोग खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए आयुर्वेद और ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लगे। ऐसे में गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी की मांग बेहिसाब बढ़ी। पतंजलि स्टोर्स तक में टैबलेट आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 से 3 महीने में अश्वगंधा और गिलोय की डिमांड कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पतंजलि के ज्यादातर स्टोर्स जो कि राजधानी दिल्ली में है, यहाँ पर गिलोय और अश्वगंधा की टैबलेट का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब लोग साधारण चाय की जगह काढ़ा या फिर तुलसी अदरक की चाय पीना पसंद कर रहे हैं। वहीं इम्यूनिटी बूस्टर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, अदरक, हल्दी से बने प्रोडक्ट्स की मांग विदेशों में भी खूब बढ़ गई है। छोटे देश जैसे साइप्रस हो गया, बल्गेरिया, मोल्दोवा, कनाडा, यूएस, ऑफ कोर्स ये मेजर कंट्रीज हैं, मॉरिशस, साइशेल्स, हांगकांग, इन कंट्रीज से भी बहुत ही ज़्यादा इन प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इन एडिशन टू ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सो दीज आर द पोलैंड, चेक रिपब्लिक, दीज आर द कंट्रीज वेयर दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड रेगुलरली। और डिमांड का जहाँ तक आपका प्रश्न है, इंडिया में ही दुगनी से तिगनी इसकी डिमांड हुई है। कोरोना का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा है, इसलिए एहतियात के तौर पर लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसे में पुरानी जड़ी बूटी काफी कारगर है। अब आयुष मंत्रालय भी तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा को इम्यूनिटी बूस्टर बता चुका है। इसलिए लोग एलोपैथिक दवाओं की जगह आयुर्वेद को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। अक्सर कहते हैं कि शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी है, लेकिन बियर की एक्सपायरी डेट होती है और लॉकडाउन के चलते दिल्ली के पब्स में लाखों लीटर बियर और वाइन एक्सपायर होने की कगार पर है। पूरी खबर के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। रोहन, ये कारोबारियों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या तैयारी वो कर रहे हैं और क्या समाधान उन्हें नजर आ रहा है? जी, शराब 2 तरह की होती है। एक तो वो जिसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, जैसे कि विस्की, वोडका, ब्रांडी जैसे शराब। दूसरी तरफ कुछ ऐसी शराब भी होती है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि बियर 9 महीने आमतौर पे उसकी एक्सपायरी डेट मानी जाती है। ब्रीजर की एक्सपायरी डेट काफ़ी करीब होती है। कुछ
खास तरह की वाइन है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो ऐसे जो खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट और बार हैं जिनके पास शराब बेचने का लाइसेंस है और इनके पास इस तरह की शराब का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिला के 30% ऐसा स्टॉक है जिसकी एक्सपायरी डेट करीब आ रही है। कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने एक नियम लाया था जिसके मुताबिक ऐसी शराब को बेचने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन एक्सपायरी से ठीक 15 दिन पहले। अब इन पब और बार मालिकों का ये कहना है कि उनके सिर्फ एक्सपायरी से 15 दिन पहले कोई भी शराब की दुकान उनसे स्टॉक नहीं खरीद रही है, इसलिए अब या तो उन्हें बार खोलने की इजाज़त दी जाए या फिर जो उन्होंने एक्साइज चुकाया है उसके ऊपर उसका रिम्बर्समेंट दिया जाए या फिर जो शराब कंपनियां हैं वो उनसे ये स्टॉक वापस ले ले। कुल मिला के अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 700-800 करोड़ ऐसी शराब है, लाखों लीटर ऐसी शराब है जिसकी एक्सपायरी डेट पास आ रही है और इन पब मालिकों को नहीं पता क्योंकि लॉकडाउन के बाद से वे शराब नहीं बेच पाए हैं। उनके शेल्फ पर ये शराब रखी हुई है, उन्हें नहीं पता कि इस शराब का करना क्या है और जो नुकसान है उसे कौन उठाएगा। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। और अब आपके फायदे की बात, मनी कंट्रोल प्रो के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है। मनी कंट्रोल प्रो के साथ मिलेगा सही इंसाइट एवं ओपिनियन और साथ ही कीजिए सही वित्तीय फैसले। हर दिन सिर्फ ₹1 में प्रो फैमिली से जुड़िए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए, इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड PRO365, नियम और शर्तें लागू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।